हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ये पीवाईक्यू हैं और एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिकोड करते हुए चलेंगे कि क्या कुछ उसके अंदर इम्पोर्टेंट है और आप आने वाले जो आपके पेपर्स हैं उसमें किस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे बढ़े इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, घटना चक्र पूर्वावलोकन की आप समरी आप ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा ये होगा कि कम से कम 30 से 35 बार आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, 30 से 35 बार आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर आप बुक देखोगे तकरीबन 900 पेजेस की है, जिसको समराइज करके सिर्फ 200 पेजेस के अप्रॉक्स किया गया है। सिमिलरली ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन बुक्स को भी हमने समराइज किया हुआ है। सो इफ इन केस आप इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए या फिर आप डेमो फाइल देखना चाहते हैं, तो 9027281376, ठीक है, ये वो नंबर है, इस पे आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था। अब देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में तो बहुत ही इजी है। ठीक है, रीजन भी कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भाई 1498 में ये हिंदुस्तान पहुंचा था, बट यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तब हो जाती है जब वास्को डिगामा से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको अलग अलग स्टेटमेंट वाइज उसमें कंस्ट्रक्ट करके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सपोज 3 स्टेटमेंट दे दिए, आपसे ये पूछा गया पहले स्टेटमेंट में कि ये किस बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, बंदरगाह का नाम बताइए। दूसरे स्टेटमेंट में ये पूछ लिया गया कि एग्जैक्टली डेट क्या थी, किस डेट को ये पहुंचा था। यहां पर तो हमने ईयर की बात करी है, ठीक है, 1498 में पहुंचा, बट डेट पूछ ली जाए। तीसरा ये पूछ लिया जाए कि इसने यहां से जो व्यापार किया था हिंदुस्तान से, वो किन चीजों का किया था। ठीक है, अब यहां पर जब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, अब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछ ले कि आप बताइए कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया जाए। या फिर आपको पेयर बना दें कि ए और बी ये स्टेटमेंट सही है, या फिर ए बी और सी स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पीवाईक्यू सीरीज रहेगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रोचक रहे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वास्को डिगामा की। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से हिंदुस्तान को खोजा गया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1498 से पहले हिंदुस्तान का कोई लिंक ही नहीं था जो यूरोपियन कंट्रीज थी। जो लैंड रूट था, लैंड रूट से व्यापार होता था, बट जो सी रूट था यानी कि समुद्र का रास्ता था, उससे व्यापार नहीं होता था। तो इसने समुद्र के रास्ते को खोजा था। ठीक है, ये एक पुर्तगाली था, ये तो अभी बात क्लियर हो ही गई। और ये 20 मई 1498 को हिंदुस्तान में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब बात ये होती है कि ये कालीकट बंदरगाह एग्जैक्टली है किधर, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पर है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये इधर वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, सो पुर्तगाली था, ये आपको समझ में आ गई। 20 मई 1498 1498 को पहुंचा था, और इसकी वजह से ही जो है यूरोप के थ्रू, मतलब यूरोप से आते हुए जब समुंदर के रास्ते आएंगे तो हिंदुस्तान तक पहुंच सकते हैं, ये इसने खोजा। जिस टाइम पर ये कालीकट पहुंचा, यहाँ पर जो शासन कर रहा था उसका नाम था जमोरिन। ठीक है, क्या नाम था? जमोरिन। अब एग्जैक्टली ये जमोरिन जो मैंने यहाँ पर वर्ड बोला, जेमोरिन, ठीक है, तो ये एक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, जो कालीकट के जो शासक होते थे उनकी पैतृक उपाधि थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ठीक है, सो उसने यहाँ पर इनका स्वागत किया वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा जो था वो काफी इस बात से खुश हुआ, उसने कहा यार ये बड़े मिलनसार लोग हैं। अब उसने देखा कि भैया बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसने यहाँ पर ये पाया कि यहाँ से काली मिर्च का व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, सो पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, इसके बाद फिर गोवा, फिर दमन, दीव, हुगली, इन सब बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की थी। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें थी वास्को डिगामा से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अब देखो, किसी भी देश पर अगर आपको कब्जा करना है, अभी अगर आप देखो तो यूएस, इसराइल और ईरान, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ईरान ने क्या करा, ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को जो है चोक कर दिया। जैसे ही उसने वो चोक करा तो उसके बाद ये पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई। इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा पड़ा इस चीज का। ठीक है, सो अगर आप रास्ते बंद कर दोगे
ठीक है, या फिर रास्तों पे अपनी पकड़ मजबूत कर लोगे, उसके बाद फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इतना सब कुछ जो मैंने बताया ये ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंप्लीमेंट की, आपसे ये एग्जैक्टली पूछा गया है, ठीक है, किससे संबंधित है? ये डी अल्मीडा से है, अल्बुकर्क से है, ड्यूप्ले से है, या फिर ये रॉबर्ट क्लाइव से है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा आपका जो अल्मीडा था, ठीक है, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था और ये 1505 में जो है पहला पुर्तगाली वॉइसराय बना। ठीक है, कब बना था? 1505 में वॉइसराय बना था, पुर्तगाली था, और इसने इम्प्लीमेंट की ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, और इसकी वजह से ही मतलब देखो यूरोपियन जो थे वो यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर पाए। उसमें पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो है वर्चस्व कायम करा। उसका रीजन ये था कि इनके पास जो इनकी नेवी थी वो काफी स्ट्रांग थी। तो समुंदर के रास्ते पे जो जो इन्होंने खोजा था उस पे इन्होंने एकाधिकार करके रखा। कोई जहाज जाएगा तो भैया पैसा दे के जाओगे और बिना हमारी परमिशन के कुछ व्यापार नहीं हो सकता। इस तरीके का इन्होंने अपना पूरा इंप्लीमेंट किया। सो ब्लू वाटर पॉलिसी ये रिलेटेड थी किससे? डी अल्मीडा से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले ये कौन थे? तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ अभी हमने देख ही लिया, पुर्तगालियों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ही हिंदुस्तान आए थे व्यापार करने। ठीक है, अच्छा ये सीक्वेंस बताइएगा, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, इसके बाद आपका डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। क्या ये सीक्वेंस सही है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुर्तगाली, फिर आपके डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, और उसके बाद आपके फ्रांसीसी। क्या यही क्रम है जिस क्रम में ये यूरोपियंस कंपनीज थी हिंदुस्तान आई थी व्यापार के लिए? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अब ये डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मीडा था, या फिर अल्बुकर्क? तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं? अल्मीडा की बात करें। अल्मीडा जो था वो पहला पुर्तगाली वॉयसराय बनकर यहाँ पर आया था। अभी हमने बात करी थी 1505 में ये वॉयसराय बना था। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि जेमोरिन, इसने स्वागत किया था। और जेमोरिन एग्जैक्टली एक उपाधि हुआ करती थी, जो कालीकट के शासक होते थे उनकी पैतृक उपाधि थी। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि कई सारे स्टेटमेंट आपस में मिलाकर आपसे पूछ लिया जाए। पूछा गया है वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जेमोरिन या फिर सामुधिरी या फिर सामुथरी था। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक हिंदुस्तान रहा था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट, मैं भी बताऊंगा क्यों। ठीक है, और वास्को डिगामा फिर से जो है 1501 में हिंदुस्तान की यात्रा पर आया था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। अब कैसे गलत है? ठीक है, एक एक करके यहाँ पर हम सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। यहाँ पर जो 1 साल दिया हुआ है ये गलत है, वो सिर्फ यहाँ पर 3 मंथ्स रहा था। कितने महीने? 3 महीने रहा था। और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाजों के साथ वापस पुर्तगाल लौटा। अब जब वहां पर लौटा यार, तो वहां पे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि यार ये तो बड़ा यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। तो उसको देखते हुए वहां पे जो और बिजनेसमैन थे वो काफी इस बात के लिए एक्साइटेड हुए कि यार चलो हिंदुस्तान में जाकर व्यापार करेंगे। ठीक है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि 1501 में ये हिंदुस्तान आया था, ये गलत है। ये 1502 में आया था, 1502 में। और उसके बाद ये 1524 में फिर से हिंदुस्तान आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 1498 में हिंदुस्तान आया, उसके बाद 1502 में आया, उसके बाद 1524 में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलान कराना है। एक तरफ समुद्री यात्री दे रखे हैं और एक तरफ देश दे रखे हैं, ये एग्जैक्टली थे कहाँ के? तो सबसे पहले जब हम वास्को डिगामा की बात करते हैं तो इसमें तो कोई आपको डाउट हो ही नहीं सकता कि भैया वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाली यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस की बात करें तो कोलंबस कहाँ का था? ठीक है, सो कोलंबस था आपका स्पेन का। ठीक है, इसके बाद कैप्टन कुक की बात करें, ये थे ग्रेट ब्रिटेन के, और तस्मान थे हॉलैंड के। सो इस तरीके से जो कोड बन के आएगा हमारा वो क्या आएगा? 2 1 देन 4 देन 3। ठीक है, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिर से एक वो दे रखा है मैच कराने के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि सही मैच क्या होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करें, सो इसके द्वारा क्या किया गया, ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदला है इसने, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू करी, या फिर 1510 में ये गोवा पर इसने आधिपत्य किया। तो देखो, जब हम फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की बात करते हैं, इसको बोला जाता है कि ये रियलिटी में मतलब इसी ने पुर्तगालियों को हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। 1510 में, साल 1510 में इसने गोवा पर अधिकार किया था, और गोवा पर इसने जब आक्रमण किया, ठीक है, और उस पर अधिकार कर लिया। अब चलो, इसके बाद नूनो डी कूना की बात करें। अब ये जो कूना थे, ये भी पुर्तगाली वॉइसराय था, ठीक है। और इसने क्या करा था, 1530 में ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा लेके आया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पेड्रो अल्वारेज काब्रल की, ठीक है। अब ये पेड्रो अल्वारेज काब्रल, ये 1500 के आसपास की बात है, तब ये हिंदुस्तान आया था, ठीक है। 1500 में, सितंबर 1500 में हिंदुस्तान ये आया था। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करें, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। कोड हमारा क्या आएगा, 4 देन 1 देन 2 देन 3, मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3 यहाँ पर हमारा कोड होगा, यानी कि ऑप्शन आएगा आपका बी, ठीक है, 4 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक लिस्टिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ आपको खोजकर्ता दे रखे हैं और एक तरफ उनका बर्थ प्लेस दिया हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये एग्जैक्टली कहाँ मतलब पैदा हुआ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कोलंबस के बारे में अभी जब हमने ऊपर देखा था, एक क्वेश्चन हमने कोलंबस से रिलेटेड करा है। सो ये कहाँ का था आपका, ये स्पेन का वो था, लेकिन ये पैदा कहाँ हुआ था, जन्म इसका कहाँ हुआ था, जो जन्म इसका हुआ था कहाँ पर, इटली में, ठीक है। था ये स्पेन का नागरिक, ठीक है, लेकिन पैदा कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। इसके बाद जैक्स कार्टियर की बात करें, तो जैक्स कार्टियर ये आपके फ्रांस के थे, ठीक है, मतलब फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक की बात करें, सो ये यूनाइटेड किंगडम के थे। इसके बाद फर्डिनेंड मैगलन की बात करें, तो ये एक पुर्तगाली था, ठीक है, मतलब इसका जन्म जो हुआ था वो पुर्तगाल में हुआ था। सो इस तरीके से कोड देखें हम, तो कोड क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर नहीं होगा, कुछ यहां पर हाँ ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा, क्योंकि ए है आपका 3, ठीक है, और बी है हमारा 4, सी है हमारा 2, और डी है हमारा 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। अब ये डुआर्ट बारबोसा था, डोमिंगो पायस था, पीटर मुंडी था, या फिर ये फर्नांडो नुनीज था। कौन था इसमें जो कि एक पुर्तगाली नहीं था, ठीक है। सो जो पुर्तगाली नहीं था हमें उसके बारे में बताना है। सो पीटर मुंडी ये एक पुर्तगाली नहीं था। अब बात ये होती है कि पुर्तगाली तो नहीं था, बट ये कौन से देश का था, तो ये था ब्रिटिश, ठीक है। कौन था, ब्रिटिश व्यापारी था ये, और ये राइटर भी था, और मतलब एक यात्री तो था ही, ठीक है। चीन की चाय को चखने का उल्लेख जो हुआ है, वो करने वाला ये पहला ब्रिटिश सिटीजन था। मतलब चीन की जो चाय है, चीन की जो चाय उस समय हुआ करती थी, उस चाय का टेस्ट बताने वाला ये पहला व्यक्ति था। और भारत में इसने पटना, आगरा और सूरत, इन सारे जगहों का, और भी कई सारी जगह थी, ठीक है, वहां पर इसने विजिट किया था। कहाँ पर, पटना में, आगरा में, और आपका आ जाता है सूरत। इन 3 जगह इसने विजिट किया था, ठीक है। चलो, सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाते जाते आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा दें कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन की समरी अगर आप लोग लेना चाहें, सो 9027281376 ये वो नंबर है जिस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करवाना चाहें समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए, तो उसमें भी आप एनरोल करवा सकते हैं सेम नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करके। उसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे।
उसमें डेली टारगेट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, घटना चक्र का समरी वर्जन प्रोवाइड होगा, ल्यूसेंट की समरी प्रोवाइड होगी, क्रॉनिकल मैगजीन की समरी प्रोवाइड होगी 12 मंथ की। इसके अलावा 11,000 एमसीक्यू रहेंगे, डेली लाइव क्लास होगा रात को 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से डेली लाइव क्लास होगा। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दी जाने वाली हैं और इंश्योर किया जाना है कि आपका सिलेक्शन जो है वो किसी भी हालत में ना रुके। बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू को कवर अप करेंगे जो कि आपका पीवाईक्यू है एग्जैक्टली, उन्हीं को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को हम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। सो आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है उसके समरी पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नोट्स दे रखे हैं उनको शामिल किया गया है, जितने एमसीक्यू हैं उनके डिस्क्रिप्शन को भी उसके अंदर शामिल करा गया है। और ये एक होलिस्टिक तरीका है जिससे आप पूरी बुक को कम से कम, अगर हम 6 दिसंबर की बात करें यूपीपीसीएस की, तो 30 से 35 बार आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। आप देखो, अगर पॉलिटी की हम बात करें, सिर्फ 94 पेजेस में पॉलिटी फिनिश है। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें वो तो और कम पेजेस में, सिर्फ 80 पेजेस में, और उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, कुछ भी यहाँ पर स्किप नहीं किया गया है। और सारे जो आपको समरी पीडीएफ मिलेंगे 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो एक होलिस्टिक तैयारी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये 9027281376 ये वो नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो लास्ट वीडियो में हमने इसके संदर्भ में बात करी थी। हमने बात करी थी अल्बुकर्क की, ठीक है। हमने बताया था कि आपको अल्बुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब सिर्फ यहीं पे आप रुक जाओ तो ये भी ठीक नहीं है। रीजन बीइंग कि कई बार क्या होता है, कई सारे स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्बुकर्क के टेन्योर की बात करें तो 1509 में ये हिंदुस्तान आता है, और 1500 मतलब 9 में हिंदुस्तान नहीं आता है, 1509 में ये जो है वायसराय के रूप में नियुक्त होता है और 1515 तक ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक चीज बहुत ही मैं कहूँगा कि समझदारी वाला काम किया था। इसने ये सोचा कि यार सिर्फ यहीं के लोगों के साथ में जो है कुछ ऐसा करा जाए कि मतलब यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाए ताकि अपने लोग यहाँ पर बढ़ जाएं। तो इसने इस बात को यहाँ पर एनकरेज करा कि यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनके साथ जो पुर्तगाली हैं वो शादी करें, ठीक है। उससे ये होगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी और एक आपस में संबंध और घनिष्ठ बन जाएंगे। तो ये इसकी एक पॉलिसी रही थी कि यहाँ की जो वुमेन्स थी उनके साथ शादी करवाने की। अब इसके बाद आगे हम देखें तो बीजापुर का जो आदिल शाही सुल्तान था उससे इसने गोवा छीना था 1510 में, मतलब 1509 में ये वायसराय बनता है और 1510 में पहला बड़ा अचीवमेंट मिलता है गोवा के रूप में। गोवा को इसने छीन लिया बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से, ठीक है। इसके बाद जब इसने गोवा को जीत लिया, उसके बाद जो आपका साउथ वेस्ट कोस्ट था वहां पर पुर्तगाली जो नौसेना थी उसका वर्चस्व जो था वो तो लग ही मतलब हो ही जाना था, ऑब्वियस सी बात है जब गोवा पे ही उन्होंने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर अल्बुकर्क ने एक और चीज करी थी कि यहाँ पर इसने ये कोशिश करी कि यहाँ पर जो स्थायी बस्तियां बसाई जाएं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर जो वुमेन्स थी उनके साथ शादी करा के और पुर्तगालियों की संख्या में इंक्रीमेंट करना, ये इसने काफी चीज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये था वो अल्बुकर्क जिसके बारे में हमने ये बातें जानी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो अभी हमने देखा यार 1510 में किया था, 1499 तो यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अब देखो, अंग्रेजों ने जो पहला कारखाना अपना दक्षिणी उसमें लगाया था मछलीपट्टनम में, ये तो सही है। और ये कैसा था, एक अस्थाई कारखाना था, अस्थाई कारखाना था, ना कि ये स्थाई कारखाना था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था, पहला यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर
पहला दुर्ग जो था उसको निर्मित किया? पुर्तगालियों का जो पहला दुर्ग था ये कहाँ पर हुआ, बनाया गया? ये अंजी द्वीप था, कन्नानौर था, ये फिर कोचीन था, या फिर ये था आपका गोवा? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? कोचीन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग बनाया था। कब बनाया था? 1503 में, 1503 में यहाँ पर इन्होंने अपना पहला दुर्ग बनाया। और इसको मतलब इसको बनाने में जो मेन रोल रहा ये अल्बुकर्क का ही रहा। अल्बुकर्क को ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो स्टेब्लिश हो पाए थे। ठीक है, पुर्तगाली देखो सबसे पहले इंडिया आए थे और सबसे बाद में, मतलब इंडिया की जब आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद 1961 में फाइनली ये हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं। सो इतना लंबा टाइम तक ये लोग यहाँ पर रहे थे। ठीक है, अल्बुकर्क ने अपनी जो पहली भारत की यात्रा करी थी 1503 में ही करी थी, और तभी इसने ये जो था दुर्ग बनवाया था। उसके बाद ये 1508 में वापस हिंदुस्तान आता है और 1509 में जो है भारत ने अल्मीडा के साथ बाद जो है ये पुर्तगाली अगला गवर्नर बना था। ठीक है, सो 1508 में ये वापस हिंदुस्तान आता है और 1509 में फाइनली अल्मीडा को रिप्लेस करके यहाँ का गवर्नर बना था, पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया? ये कलकत्ता है, ये आपका मद्रास है, बॉम्बे है, या फिर ये है आपका दिल्ली? ठीक है, तो कौन सा है जहां पर पहला जो नगर निगम था उसको एस्टेब्लिश किया गया था? इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आपका मद्रास, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कि मद्रास में पहला नगर निगम जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद पुदुचेरी, इसके संदर्भ में देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। आपको ये बताना है पुदुचेरी के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें यहाँ पर आपसे बोला गया है कि पुदुचेरी या फिर पौंडीचेरी, इस पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपियन शक्ति थी वो पुर्तगाली थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्जा किया, और पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले, फिर पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, और अंग्रेजों ने कभी भी यहाँ पर कब्जा नहीं किया था। तो देखो एक ही क्वेश्चन में अंदर तीन स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए गए हैं। सबसे पहले हम पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी की बात करें। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, ये बात सही है। सबसे पहले कौन यहाँ पर आए? पोर्तुगीज आए। ठीक है, अब पुदुचेरी में इसके बाद डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बसाई। किसने? डेंस ने और डच ने। ठीक है, यहाँ पर जब हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो 1673 से ये माना जा सकता है कि फ्रांसीसियों ने यहाँ पर इंटरवीन करा, इस पर अधिकार किया। फाइनली अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अधिकार प्राप्त करा 1793 में, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर 1814 1814 में पेरिस की ट्रीटी हुई, जिसके बाद पौंडीचेरी को जो है फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रम रहा। ये सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज आते हैं, डेंस और डच ने भी यहाँ पर अधिकार किया। इसके बाद 1673 में फ्रांस का यहाँ पर इंटरवेंशन शुरू होता है। 1793 में अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कब्जा किया, और फाइनली 1814 में जो संधि होती है पेरिस की, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको फ्रांस को दे दिया जाता है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? केवल आपका जो एक पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि दूसरी यूरोपीय शक्ति यहाँ पर फ्रांसीसी बताई गई है, जबकि यहाँ पर डेंस और डच थे दूसरी यूरोपीय शक्ति। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये थे भाई पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने हुगली को बनाया था यहाँ पर समुद्री लूटपाट का अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक रहा? तो नाम आएगा आपका जॉब चौरनॉफ का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अब ये जॉब चौरनॉफ एग्जैक्टली थे कौन? तो ये थे आपके एक कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, उसके ये चीफ थे। ठीक है, किसके थे? कासिम बाजार की फैक्ट्री। ठीक है, कासिम बाजार की फैक्ट्री थे जिसके ये चीफ थे जॉब चौरनॉफ, और इन्होंने अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के रूप में हुगली के स्थान पर जो है सूतानौती या फिर सुतनौती, ये नियर बाई है कलकत्ता के, तो कलकत्ता के नियर बाई एक प्लेस था सुतनौती।
इन्होंने इस चुनौती को चूज करा था। कोलकाता के पास का ये एक एरिया था कि यहाँ से जो है ब्रिटिश व्यापार करेंगे। ठीक है। सो इसके बाद धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, तो फाइनली इसी को जो है माना जाता है कि ये जो है आपका मेन व्यक्ति था जिसने स्थापित किया था कलकत्ता को। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पॉइंट यहाँ पर और देखते हुए चलते हैं। कलकत्ता का जो फाउंडेशन डे मनाया जाता है वो कब होता है आपका? 24 अगस्त, 24 अगस्त 1690 को। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए थे। ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा स्टेटमेंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। ठीक है। सो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड ये सही है। सो डचों की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी ये मछलीपट्टनम में हुई थी और ये 1605 में। ठीक है। डचों की जो पहली फैक्ट्री थी ये कहाँ पर हुई? आपका मछलीपट्टनम में। ठीक है। कब हुई आपकी ये? 1605 में। और जबकि अगर हम देखें तो जो गजपति शासक थे ये बहुत पहले ही, इससे पहले ही मतलब 16वीं शताब्दी में ही खत्म हो चुके थे। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर का जो आदिलशाही सुल्तान था, ठीक है, उससे गोवा छीना था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के जो प्रतिनिधि थे उससे पट्टे की जमीन पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा 2 और 3, मतलब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, तो भाई भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी वो सेवा में लग जाते थे। तो देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त पत्र जो था वो प्राप्त हुआ? ये लीवेंट कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर ये आपकी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, या फिर ये आपका ओस्टेड कंपनी थी? सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि लीवेंट कंपनी। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। बाकी आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि अगर आप लोग घटना चक्र का समरी पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी 6 किताबों का और उसका डेमो फाइल अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है 9027281376। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कुछ भी आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।